मेरा नाम शारदा है। मेरी एक बेटी नेहा और एक बेटा है आकाश। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा भी विवाहित है। मेरा बेटा आकाश अक्सर नौकरी की वजह से बाहर रहता है, जबकि बहू रश्मि मेरे पास रहती है। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो चुके हैं और बेटी की शादी को 1 साल 1 दिन। मेरी बेटी नेहा ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति विजय की नौकरी चली गई है। अब उन दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। मैंने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वो मुझसे मिलने आई। जब वो आई तो उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक दामाद विजय को नई नौकरी नहीं मिल जाते तब तक वे मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद मेरी बहू रश्मि की नेहा के प्रति सहानुभूति कम होने लगी। एक दिन मैंने बहू को गुस्से में कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से परेशानी है तो उसे अपने घर चले जाना चाहिए। मेरे ये कहने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपनी बैग भरकर अपने घर जाने का निर्णय लिया। उसके जाने के बाद मेरी बेटी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिनों बाद दामाद विजय अचानक मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी अलमारी में कपड़े निकाल रही थी क्योंकि मुझे एक दोस्त की बेटी की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियां अलग रखी थीं और जब मैं एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी तभी दामाद बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। ये सब बहुत अनपेक्षित था और मुझे लगा कि इससे मुझे और दामाद दोनों को असहज महसूस हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर लिया और जैसे ही मैंने साड़ी को समेटा मैंने दामाद की ओर मुड़कर देखा। घर में बहू के साथ अकेले रहने के कारण मैं दरवाज़ा लॉक करने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। आज भी मैंने दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद किया था। जैसे ही मैंने दामाद की ओर मुड़ा देखा कि वे मेरे बेड के पास खड़े थे। दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफ़ कीजिए। उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद मुझसे थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और नेहा के लिए कर रही हैं ये सच में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में ठिकाना देने वाली सिर्फ माताएं ही होती हैं, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह संभाल रही हैं। चिंता मत करें, मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज़्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने दामाद से कहा, दामाद जी, आपको मुझे धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं, आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर में आप अपने आप को पूरी तरह से अपना समझे। मेरी बात सुनकर दामाद ने मुझे अचानक गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया मैं चौंक गई। आखिरकार वो मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला नहीं था। मैंने सोचा कि ये नई पीढ़ी की सोच हो सकती है जिसमें दामाद अपनी सास से बिना झिझक बातचीत करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि नेहा और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं था। एक रात जब मैं नेहा के कमरे से निकल रही थी तो मुझे उसके कमरे से बड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। ये सुनकर मैं सीधे उनके कमरे में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि नेहा अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 15 दिन हो गए लेकिन इस आदमी ने अभी तक नई नौकरी नहीं पाई। पूरे दिन लैपटॉप पर बैठकर क्या कर रहा है? घर में रहकर मेरे पति का सिर खराब हो गया है और अब वो मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। नेहा इतनी भड़क गई थी कि उसने सास के सामने ही अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने नेहा को डांटते हुए कहा, नेहा, थोड़ा अपने शब्दों का ध्यान रखो। दामाद को एक ना एक दिन नौकरी मिलेगी। ये कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय में तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य है। मेरी बात सुनकर नेहा ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद इतना प्यारा लगता है तो तुम उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती? मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं नेहा की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। उनकी बात करते करते दामाद की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा, दामाद जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर मैंने कहा, आप इस बेड के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश करके देती हूँ। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। मैंने दामाद के सिर की मालिश करनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर घुमाने लगे और कहा, सासू माँ, आपके हाथों में सच में जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधे पर हाथ फेरा
तो मुझे थोड़ी लाज महसूस हुई। मैंने ये बहाना किया कि मेरा हाथ दुखता है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों में दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 2 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो गर्भवती है। दामाद की नौकरी लगते ही मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 2 और दिन घर पर रुकने के लिए मनाया। मुझे अपनी बेटी की खुशखबरी सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मेरी बेटी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया कि मुझे उसे और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने देखा कि नेहा की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग रहते थे और नेहा की ये हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वो अकेले अपने पति के लिए घर के काम कर पाएगी। इसीलिए मैंने तय किया कि जब तक नेहा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद ऑफिस जाने लगे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन बना रही थी। जिस तरह से मैं दामाद का ख्याल रख रही थी, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। शाम को जब दामाद ऑफिस से थक कर लौटते, तब भी वे रात के खाने में मेरी मदद करने आते थे। देखते देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 1 महीना हो गया था। गर्भावस्था के कारण मेरी बेटी को मूड स्विंग्स होने लगे थे। दामाद को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो सामान्य पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद रात में मेरे कमरे में आए और कहने लगे, सासू माँ, आज से मैं नेहा के साथ उसके कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वो तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट के कारण मुझे रात भर अच्छी नींद नहीं आती। पिछले 3 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भी भारी हो गई हैं। मैंने दामाद से कहा, दामाद, नेहा जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने दामाद को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन अब मेरे आराम का भी सवाल है। अगर मैंने ठीक से आराम नहीं किया तो मैं नौकरी सही से नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, सासू माँ, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं आज से आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि दामाद के पास मुझसे मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी संदेह के उन्हें मेरे कमरे में सोने की अनुमति दे दी। मैंने सोचने में समय लगाया कि दामाद का मेरे कमरे में सोने का इरादा क्या था। उस रात जब दामाद मेरे कमरे में सोए तो मैंने रात भर नींद नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी दामाद के पास रात नहीं बिताई थी। दामाद के कमरे में होने की वजह से मैंने चेंज नहीं किया और साड़ी में ही सो गई। रात भर साड़ी पहने रहने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। अगली रात जब मैं सोने जा रही थी तब उन्होंने कहा, सासू माँ, कल रात आप सो नहीं पाई। मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी गाउन में देखा है। आपको मुझे लजाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रात भर साड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है तो आप रोज की तरह गाउन पहन सकती हैं। मुझे मानिए, मैं आपका दामाद नहीं बल्कि आपका बेटा हूँ। ये सच था कि रात भर साड़ी पहने रहने के कारण मुझे नींद नहीं आई थी और आज मैं नहीं चाहती थी कि फिर से मैं रात भर जागती रहूं। इसीलिए मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैं चेंज होकर आई तो दामाद ने मुझे गाउन में देखकर कहा, सासू माँ, इस कपड़े में आप बिल्कुल भी मेरी सासू माँ की तरह नहीं लग रही हैं। आपने खुद को बहुत अच्छे से सजा रखा है। उनकी इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने नाश्ता किया और किचन में बर्तन साफ करके नहाने के लिए बाथरूम गई। जैसे मैं बाथरूम में गई, साबुन के पानी पर मेरे पांव फिसल गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही मेरी कमर में दर्द होने लगा और मुझे उठने में परेशानी होने लगी। मैंने नेहा को आवाज दी, लेकिन वो अपने कमरे से नहीं आई। फिर दामाद दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। उन्होंने मुझे बाथरूम में गिरा हुआ देखकर तुरंत अंदर आए और मुझे उठाकर बेड पर ले आए। उस समय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। दामाद ने तुरंत मेरे लिए गर्म पानी की बोतल ला कर दी। मैंने देखा कि वे ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन मेरी मदद करते समय उन्होंने अपने ऑफिस के कपड़ों को भी भिगो दिया। दामाद ने मुझे मदद करते समय एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा कुछ समय बाद मेरे कमरे में आई, लेकिन क्योंकि वो गर्भवती थी, वो मेरी मदद नहीं कर पाई। मेरी बेटी के आने का इंतजार करने के बजाय दामाद ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ दिनों में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़े आराम से सब सही हो जाएगा। मेरी बात सुनकर दामाद रुक गए और ऑफिस जाते समय नेहा से कहा, जब तक मैं घर नहीं आता सासू माँ का ध्यान रखना। शाम को घर वापस आने पर दामाद ने खुद ही खाना बनाया। क्योंकि नेहा को परेशानी हो रही थी, इस वजह से वो किचन में कदम नहीं रख पा रही थी। रात में जब दामाद मेरे कमरे में सोने के लिए आए तो मैंने देखा कि मैं अपनी कमर को पकड़कर बैठी हुई थी। दामाद बाम लेकर आए और कहा, सासू माँ, मैं आपको थोड़ा बाम लगा दूं, इससे आपका दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। मुझे दामाद से मदद मांगने में झिझक हो रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जोर दिया।
उन्होंने कहा, नेहा तो गर्भवती है, इसलिए वो तुम्हारी ज्यादा सेवा नहीं कर पाएगी। ये सब भगवान ने तुम्हारे दामाद को तुम्हारी सेवा करने के लिए ही किया है। मैंने लाख कोशिश की कि मैं दामाद से मदद ना लूं, लेकिन उन्होंने मुझे बाम लगाना शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने मेरी कमर पर हाथ से बाम लगाया, वो सब कुछ अलग सा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। जब बार बार दामाद का स्पर्श होता तो मैं समझ नहीं पाई। आधी रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि दामाद मेरे बहुत करीब सोए हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी दोनों की चादर भी एक हो गई। ये सब देखकर मैंने तुरंत दामाद से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर सरकते समय मेरी कमर फिर से दर्द करने लगी और मेरे मुंह से आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनते ही दामाद जाग गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो पहले से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मैंने उन्हें तिरस्कार से देखा, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मुझे खांसी आई तो दामाद ने तुरंत मेरी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरी खांसी खत्म हो गई, लेकिन उनका हाथ मेरी पीठ पर आज भी वैसा ही था। मुझे अब दामाद के साथ अपने कमरे को साझा करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी मेरी तरफ की देखभाल अब मुझे कुछ और ही संकेत दे रही थी। दूसरे दिन दोपहर